नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह खुश होंगे, जिंदा दिल होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई तो आप कर ही रहे होंगे। अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था रेखिक प्रोग्रामन। उसका सेकंड पार्ट अपन ले रहे हैं, रेखिक प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग, LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अपन ने इसमें दो क्वेश्चन पे चर्चा की थी। पहले एक क्वेश्चन था जिसका सुसंगत जो क्षेत्र था वो परिबद्ध बाउंडेड था, और दूसरा क्वेश्चन अपन ने जो डिस्कस किया था उसमें सुसंगत क्षेत्र जो एरिया था वो आया था अनबाउंडेड। अब इससे आगे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, 2-3 लाइन की लंबी सी थ्योरी लिखी हुई होगी, और उस थ्योरी से अपन अवरोध, व्यवरोध और अवरोधों के अधीन उसमें गणितीय निरूपण करके उसके बाद में उसको हल करेंगे। तब अपने पास में वही वर्किंग प्रोसेस आगे चलेगा, या तो बाउंडेड एरिया का होगा या अनबाउंडेड एरिया का होगा। तो एक आपकी किताब में एग्जाम्पल नंबर हैं 6, उसमें ये आहार संबंधी क्वेश्चन है। एक कोई डाइटिशियन है और वो क्या करता है कि एक मिश्रण बनाता है, 2 पदार्थों का मिश्रण बनाता है। एक भोज्य 1 या भोज्य 2, 2 पदार्थों का मिश्रण बनाया उसने, और मिश्रण में जो पोषक डालेगा उनमें उसने 2 चीज़ें डाल रहा है। एक तो डाल रहा है विटामिन ए और एक डाल रहा है विटामिन सी। अब भोज्य 1 और 2 में कितनी डाल रहा है वो अपन एक टेबल बनाएंगे यहाँ पे। उस टेबल से आपको पता चलेगा कि मैं उस क्वेश्चन को लिख देता हूँ। एक टेबल से अपन थ्योरी नहीं लिखेंगे इसकी, क्योंकि ये टेबल बना लेंगे और उस टेबल से वो क्वेश्चन की थ्योरी आपको अभी मैं बता दूंगा। जैसे एक ऐसी टेबल है, उसमें स्रोत, यहाँ से भोज्य जो पदार्थ हैं वो 2 टाइप के हैं। एक तो है भोज्य, इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं, और एक होगा भोज्य सेकंड। अब इनकी आवश्यकताएं कितनी कितनी होगी? अब ये आवश्यकता उसके अंदर मात्रकों में होगी, मात्रक प्रति केजी। इधर अपन विटामिन ए मात्रक प्रति केजी, विटामिन सी ये भी मात्रक प्रति केजी। क्वेश्चन की जो थ्योरी है वो इस प्रकार से होगी कि कोई 2 भोज्य पदार्थ है, भोज्य 1 और भोज्य 2। इसको मान लिया ये अपने पास में x है इसकी मात्रा, और इसकी मात्रा है y। अब क्या करता है कि इसमें विटामिन ए का जो डाइटिशियन है वो क्या करता है, विटामिन ए का जो सप्लीमेंट जो मिलाता है उसमें 2 मात्रक मिलाता है और इसमें मिलाता है 1 मात्रक। इसमें 1 मात्रक और इसमें 2 मात्रक। लेकिन इनमें मात्रक 8 मात्रक से
टोटल जो विटामिन ए मिलाएगा वो कम से कम 8 मात्रक होगा, 8 मात्रक प्रति केजी होगा। और विटामिन जो सी मिला रहा है वो 10 मात्रक प्रति केजी होगा, कम से कम। इस लैंग्वेज का ध्यान रखना आप, कम से कम बोल रहा हूँ ये दोनों जगह में। अब क्या करता है कि इस पूरी जो फॉर्मूला वो डाइटिशियन जो बनाता है उस फॉर्मूले में लागत आती है और लागत भी प्रति केजी आएगी। तो ये अपन एक लागत का कॉलम बना लेते हैं, ये होगी प्रति केजी। अब लागत प्रति केजी कितनी आ रही है? भोज्य 1 में जो लागत विटामिन ए और विटामिन डी जो मिला रहा है उसकी लागत आ रही है 50 रुपये प्रति केजी। और भोज्य 2 का जो डाइटिशियन जो बना रहा है उसकी लागत आएगी 70 रुपये प्रति केजी। ये मात्रकों में ये खाली रहेगा बॉक्स, इसमें अपन ने क्रॉस कर दिया। ये अपने जो क्वेश्चन की थ्योरी है उसकी टेबल बनाई अपन ने। अब इस टेबल के आधार पे आप, ये टेबल आपको बनानी है, टेबल बनाई हुई नहीं मिलेगी इस क्वेश्चन में थ्योरी मिलेगी आपको 3-4 लाइन। और वो कैसी होगी? माना एक कोई डाइटिशियन है, वो 2 भोज्य पदार्थों से एक डाइट बनाता है, भोज्य 1 और भोज्य 2। डाइट में क्या मिलाता है? विटामिन ए। अब भोज्य ए में विटामिन ए की मात्रा 2 मात्रक मिला रहा है और विटामिन सी की 1 मात्रक मिला रहा है। 2 नंबर में इसमें 1 मात्रक मिला रहा है, इसमें 2 मात्रक मिला रहा है। और टोटल विटामिन ए की जो मात्रा है वो 8, कम से कम 8 मात्रक होनी चाहिए। विटामिन सी की जो मात्रा है वो कम से कम 10 मात्रक प्रति केजी होनी चाहिए। भोज्य ए का टोटल खर्चा आ रहा है 50 रुपये, भोज्य 2 का टोटल खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 70 रुपये प्रति केजी। अब इस क्वेश्चन में जो डाइटिशियन की सोच क्या है कि कम से कम खर्चा आना चाहिए इसमें, और जो सप्लीमेंट ये बना रहा है वो अच्छी क्वालिटी का हो, इफ़ेक्टिव हो, है ना। तो सारे न्यूट्रिशन इसमें मिल जाने चाहिए। तो अपने पास में अब इसका अपन गणितीय निरूपण करेंगे, गणितीय रूपांतरण करेंगे। और उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि इसकी लागत का न्यूनतम। भाई अधिकतम तो कैसे करेगा? डाइटिशियन है तो वो लागत न्यूनतम से चीज़ अच्छी बनाएगा। तो न्यूनतमीकरण करना है इस क्वेश्चन में, किसका? लागत का। इस बात का ध्यान रखना है। अब गणितीय निरूपण इसका देखेंगे तो गणितीय निरूपण होगा इसका गणितीय रूपांतरण। अब गणितीय रूपांतरण में पहला जेड होगा अपना, जो इसका ऑब्जेक्ट फंक्शन है। ऑब्जेक्ट क्या है? लागत का मिनिमाइजेशन करेगा ये। तो वो होगा, अब 50 रुपये पर केजी भोज्य ए की मात्रा x, तो ये हो गया 50x। और दूसरे में 70 प्रति केजी का खर्चा आता है, दूसरे में ये दोनों विटामिन ए और सी की जो सप्लीमेंट बना रहा है और उसकी मात्रा है y, तो ये हो गया 70y। ये इस प्रश्न का ऑब्जेक्ट फलन होगा, उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन। अब आ जाते हैं विटामिन ए की मात्रा इस टोटल जो बनाएगा ये, उसके अंदर 8 मात्रक, कम से कम 8 मात्रक होना। इस लैंग्वेज का ध्यान रखना आप। तो x 2 मात्रक x, 1 मात्रक y, टोटल 8। तो इसका जो व्यवरोध बनेगा 2x + y और इधर आ जाएगा 8। अब लैंग्वेज है क्वेश्चन में कम से कम 8 मात्रक, तो कम से कम 8 का मतलब हुआ 8 से कम मात्रक नहीं ले सकता, वो 8 से ज़्यादा ही लेगा। इसका मतलब यहाँ जो साइन आएगा वो आएगा > कम से कम 8 का मतलब हुआ 8 या 8 से ज़्यादा। इसी प्रकार इसमें भोज्य फर्स्ट में विटामिन सी की 1 मात्रक है, भोज्य सेकंड में विटामिन सी की 2 मात्रक है और कम से कम 10 मात्रक वो यूज कर रहा है। तो इसका बन जाएगा x + 2y > 10। नंबर 2, x और y क्या है? x है भोज्य फर्स्ट x kg काम में ले रहा है, भोज्य सेकंड y kg काम में ले रहा है। या तो ये काम में लेगा ही नहीं, या लेगा तो टोटली ये ले ले तो y 0, y ले ले तो ये 0, इनका कोई अनुपात। कहने का मतलब है x और y नॉन नेगेटिव होंगे, ऋणेतर संख्या नहीं हो सकती। इनका न्यूनतम मान 0 हो सकता है
या 0 से बड़ा रहेगा। तो इस क्वेश्चन में ये चीज़ें हैं वो है व्यवरोध, और इन व्यवरोधों के अध्ययन आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे और इसको अब चेंज करेंगे समीकरण में, मान निकालेंगे, ग्राफिकल मेथड से इसको ड्रॉ करेंगे, कोणीय बिंदु निकालेंगे और उद्देश्य फलन में कोणीय बिंदु को रख के इसका मान निकालेंगे। तब अपने को पता चलेगा उस टेबल से कि न्यूनतम मान कितना आ रहा है और कितने इन सप्लीमेंट को मिलाना है। अब अगला स्टेप इस क्वेश्चन का है, ये सारी असमीकाएँ हैं, अनइक्वलिटीज़ है, इनको समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। तो असमीकरण को समीकरण में बदलने पर पहला जो है 2x + y, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 है, समीकरण में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। इसका हल निकालेंगे, ये x ये y। सबसे पहले अपन y का मान यहाँ 0 रख देते हैं, यहाँ y का मान 0 रखेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी 2x = 4, x 8 और x = 2 का भाग जाएगा 8 में, इसका मान आ जाएगा 4। x का मान जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, y का मान आ जाएगा 8। नंबर 2 वाली लेंगे अपन, x + 2y = 10। इसमें x y 0 रख दिया इसमें तो x का मान आ जाएगा 10, और आगे जाके x 0 रखेंगे तब y का मान आ जाएगा 2y = 10 और y = 5। अब इससे रखने का मतलब नहीं है, इसका समीकरण बनाएंगे तो x = 0 और x = 0, y x स्वयं वो रेखा है y x, क्योंकि उस पूरी पे क्या होगा, x का मान 0 होगा। y = 0 x अक्ष है और x अक्ष पे y का मान क्या होता है, 0 होता है, तो उसको लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है। अब इन चीज़ों को अपन इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ आ गई है, तो मैं इस टेबल को यहाँ से अब हटा देते हैं, टेबल को यहाँ से अब इसका बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ के अंदर ये 0 0 है, मूल बिंदु है, ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। x का मान धनात्मक, x का मान ऋणात्मक, y का मान धनात्मक और y ऋणात्मक। सबसे पहले इस रेखा को इस पे ड्रॉ करेंगे, तो x 4 और y 0। अब x 4 y 0 x अक्ष पे होगा, मान लिया ये बिंदु ये है 4, 0। दूसरा है x 0 है y 8 है, y अक्ष पे होगा, मान लिया ये बिंदु है 0, 8। अब अपन क्या करेंगे, इस पे लाइन ड्रॉ करेंगे। इस पे ये कौन सी रेखा का है, इसका है, तो इसकी असमीका लिख देते हैं, > 8। दूसरी में आ जाए x 10 और y 0। अब यहाँ 4 है तो इस तरफ आगे बढ़ेंगे तो मान लिया यहाँ आ गया 10, 0। दूसरा 0 और 5 है, ये 8 है, इससे नीचे आएगा 5 तो ये हो गया 0, 5। इन दोनों रेखाओं को अपन जब मिलाएंगे, मान लिया ये है, ये x प्लस, यहाँ लिख देते हैं x + 2y
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 है इसका मान। अब अपन ये ड्रॉ हो गए, ये है, इसको ड्रॉ करेंगे तो ये खुद वाई एक्स है, y इक्वल्स टू 0 ड्रॉ करेंगे तो ये एक्स एक्स है। अब अपन इन ए समीकरणों का क्या देखेंगे, हल क्षेत्र देखेंगे कि किस तरफ है। तो पहले तो इनका हल क्षेत्र देख लेते हैं। हल क्षेत्र के लिए क्या करेंगे, वापिस ए समीकरण काम में लेंगे। ए समीकरण, पहला ए समीकरण है 2x + y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। इसके अंदर मूल बिंदु रखेंगे, क्योंकि पहले देखना है ये मूल बिंदु किससे पास हो रही है, क्या नहीं हो रही है। तो मूल बिंदु रख देते हैं इसमें। मूल बिंदु 0,0 रखने पर इसमें रखेंगे 2 × 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। इसका मतलब क्या हो गया, 0 8 से बड़ा है, बड़ा नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पे, ये किसका बनाया था, इसका बनाया था। इसमें कह रहा है 0 8 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब मूल बिंदु इसके अंदर रखा, वो संतुष्ट नहीं हो रहा है, असत्य आ रहा है। तो यहाँ आ जाइए, इसका जो हल क्षेत्र होगा उसमें मूल बिंदु ये है, संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो ये शामिल नहीं होगा। शामिल नहीं होगा तो इसका मतलब मूल बिंदु से परे हल क्षेत्र होगा, और परे का मतलब हो गया इसका हल क्षेत्र इस तरफ होगा, इसका हल क्षेत्र इस तरफ होगा। नंबर 2, अपन इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे इसको हटा ही देते हैं। 2 नंबर है x + 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। इसमें मूल बिंदु रखें, मूल बिंदु 0 रखने पर इसमें रखेंगे 10, 0 + 0 10, 0 10। 0 10 से बड़ा है या बराबर है, इसका मतलब बड़ा तो नहीं है, बराबर भी नहीं है। ये चीज़ भी क्या आ गई अपने पास में, ये बात भी गलत है। इसका मतलब इसके हल क्षेत्र में 0 शामिल नहीं है। तो ये रेखा है, ये इसके हल क्षेत्र में अगर 0 शामिल होता तो यहाँ नीचे की तरफ होता, शामिल नहीं है, तो इसका हल क्षेत्र भी इससे परे होगा, इसका हल क्षेत्र भी इस तरफ आएगा, इस तरफ। अब अपने पास में हल क्षेत्र निकाल लिया। अब आ जाते हैं अपन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ये तो खुद ही रेखा मूल बिंदु से पास हो रही है, मतलब यह है x = 0 वाली लाइन। ये मूल बिंदु रखेंगे तो हल क्षेत्र का पता ही नहीं चलेगा। इसका मतलब यहाँ का कोई पॉइंट रख देते हैं इधर का, और इसमें अगर इधर का कोई 3,0 कोई बिंदु रखा इसके अंदर, इसमें पुट किया और 3, तो कंडीशन बन गई है। इसका मतलब 3 0 से बड़ा है या बराबर है, बड़ा है, इसका मतलब ये सही है, ये सही है। तो इसका मतलब इसका जो हल क्षेत्र जो आएगा उसमें वो 3,0 यहाँ कहीं बिंदु है वो शामिल होगा, शामिल होगा मतलब इसका हल क्षेत्र इस तरफ होगा। इस जो ये y अक्ष है, जो x = 0 से लिखेंगे अपन, इसका हल क्षेत्र इस तरफ होगा। इसी प्रकार y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ये तो y ग्रेटर देन 0, y = 0 वाली x अक्ष खुद लाइन है ये, और इस लाइन में ये 0 से पास हो रही है। 0 0 रखने का कोई मतलब नहीं है इसमें, क्यों? क्योंकि उससे पता नहीं चलेगा कि लाइन इसका हल क्षेत्र ऊपर होगा या नीचे होगा। तो इसमें ऊपर का कोई बिंदु, यहाँ से कोई इसी में से बिंदु रख देते हैं। मान लिया यही बिंदु रख दिया मैंने, ये बिंदु रखा, जैसे दे ही रखा है 2 बिंदु आ रहे, 0 5 0 8, कोई रख दो, 0 5 रख दिया इसमें। y का मान 5 है, तो 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये क्या है, ये सही बात है, ये भी सही क्यों है, 5 0 से बड़ा है,
बड़ा है, इसका मतलब इसका हल क्षेत्र में ये 0.5 शामिल होगा, तो इसका हल क्षेत्र इस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ। अब सारी रेखाएं अपने पास में 1, 2, 3 और 4 रेखाएं हैं यहाँ पे, और चारों का अपन ने क्या ज्ञात कर लिया है, चारों का अपन ने हल क्षेत्र ज्ञात कर लिया। अब इसको ध्यान से देखेंगे अपन, इस लाइन का हल क्षेत्र इस तरफ है, इस लाइन का हल क्षेत्र ऊपर की तरफ है, इस लाइन का हल क्षेत्र इस तरफ है, इस लाइन का हल क्षेत्र इस तरफ है। तो कॉमन एरिया क्या आ रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तब ये कॉमन एरिया आ रहा है, ये इन सब का कॉमन एरिया ये है। ये आ रहा है, ये क्षेत्र आ रहा है। इसको उभयनिष्ठ हल क्षेत्र की बात करेंगे तो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र ये आएगा, सुसंगत क्षेत्र भी कहते हैं, इष्टतम क्षेत्र भी कहेंगे इसको, ये आएगा। अब इस पे अपन देखेंगे तो ये आ रहा है अपरिबद्ध। अपरिबद्ध का मतलब ये खुला क्षेत्र आ रहा है, अनबाउंडेड एरिया है। अब अनबाउंडेड एरिया के अंदर पहले तो वही इसका न्यूनतम मान निकालेंगे, तो इसके कोणीय बिंदु को उसके उद्देश्य फलन में रखेंगे। लेकिन उससे पहले कोणीय बिंदु पे अपन ध्यान दें, एक तो ये इसका कोणीय बिंदु आ रहा है और इसका मान है 10,0। एक यहाँ बढ़ेंगे तो ये बिंदु आएगा, इसका मान पता ही नहीं है अभी तो क्या है। एक इसमें आगे बढ़ेंगे तो ये बिंदु आएगा, इसका मान 0 और 8 है। इसका मतलब 2 बिंदु तो गिवन दिख रहे हैं अपने को इसमें, ये बिंदु निकालेंगे। और ये बिंदु निकालने के लिए अपने को इन 2 समीकरणों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ेगा। 2 समीकरण कौन से हैं, एक तो लाइन आ रही है ये, इसका समीकरण है ये x + 2y बराबर, समीकरण लिख रहा हूँ उसका 10। इस लाइन का समीकरण है 2x + y = 8। ये 2 समीकरण होगी, इसको a नाम दे दो, इसको b नाम दे दो। अब इसका अपन निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, यहाँ x और यहाँ 2x है, यहाँ 2y यहाँ y है, तो एक चर के गुणांक को बराबर करना है, x के गुणांक को बराबर करना है, इस समीकरण पूरी को 2 से गुणा कर दो। y के गुणांक को बराबर करना है, इस समीकरण पूरी को 2 से गुणा कर दो। अब किसी को भी कर सकते हैं, मैं y को बराबर कर देता हूँ, इस पूरी समीकरण को मैंने 2 से गुणा कर दिया, तो समीकरण क्या हो गई, ये हो गया 4x, ये 2y और ये हो गया 16। ये समीकरण c नहीं आ गई। अब अपन क्या करेंगे, a में से c को घटा देंगे, a - c से, a - c से इसको घटाएंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, सारे बदल गए। x प्लस का और 4x माइनस का, तो माइनस के 3x बचेंगे घटाएंगे तो। 2y प्लस का और 2y माइनस का घट के 0 हो जाएगा, बराबर 10 प्लस का और ये 16 माइनस का, तो ये माइनस के 6 यहाँ पे आ जाएंगे। ये हो गया 3x माइनस के 6, दोनों तरफ माइनस है, या तो काट दो या -1 से दोनों तरफ गुणा कर दो, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। x बराबर 6/3, ये 2 आ जाएगा x का मान। इस x के मान की वैल्यू इसमें पुट कर दो, चाहे ऊपर वाली a में पुट कर दो, तो मैं इस वैल्यू को इस a में पुट कर रहा हूँ। जब वैल्यू को a में पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, x का मान 2 है, 2 + 2y = 10, ये इधर चला जाएगा, 2y = 10 - 2, 2y = 8 और y = 2 का भाग इसमें जब जाएगा तो ये 4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तो आया x = 2 और यहाँ आ गया y = 4। तो ये जो पॉइंट होगा, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, x का मान तो 2 है और y का मान 4 है, तो 2,4 इसका मान हो जाएगा। अब अपन अभी तक इन सारे पॉइंट के नाम नहीं दिए हैं, तो अब नाम दे दो। बाकी के नाम देने से कोई मतलब नहीं है, जो काम में पॉइंट आ रहे हैं उन्हीं के ही नाम दे लेते हैं। इसको a मान लिया, इसको b मान लिया और इसको c मान लिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक।
अब एक टेबल और बनेगी इसमें, और वो उस टेबल से अपन इसमें न्यूनतम जो वैल्यू है इसकी वो निकालेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना एरिया अनबाउंडेड है। अब अपन जो कोणीय बिंदु अधिकतम z का मान न्यूनतम निकालने के लिए कोणीय बिंदु रखेंगे। ये कोणीय बिंदु रख दिया, ये टेबल, ये z जो अपना कितना था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में z था 50 रुपये भोज्य ए का खर्चा आता है प्रति केजी 50 रुपये, भोज्य सेकंड का खर्चा आ रहा था 70 रुपये। ये इस क्वेश्चन में आप इसको देख लेना, इसमें यही था अपना उद्देश्य फलन। अब कोणीय बिंदु एक नंबर जो पॉइंट आ रहा है वो तो आ रहा है 10,0, बी पे जो बिंदु आ रहा है वो आ रहा है 2,4, सी पे बिंदु आ रहा है वो आ रहा है 0,8। इसमें मान रख दो, ये मान रखेंगे तो 50 × 10 70 × 0, तो ये कितने हो गए 500 + 0 = 500। नंबर 2 इसमें मान रखेंगे तो 50 × 2 70 × 4, 50 2 ये 100 हो गए, ये 7 चौक 28 0, 100 और इसमें ऐड कर दो 380। दूसरे में z ये 50 × 0, ये 70 × 8, 50 × 0 50, ये 7 का टेबल 8 बार, ये हो गए 56 और 0, ये टोटली हो गए 560। अब इस क्वेश्चन में यहाँ से 3 वैल्यू आई है 500, 380 और 560। इसमें न्यूनतम वैल्यू कौन सी है? न्यूनतम वैल्यू है 380। क्या है? तो यहाँ लिखेंगे z का अपरिबद्ध क्षेत्र में हल क्षेत्र में न्यूनतम मान कितना है? 380 है। अब यही न्यूनतम मान है क्या? ये डिपेंड करेगा कि हल क्षेत्र कैसा है। हल क्षेत्र अनबाउंडेड है, तो अनबाउंडेड है तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस चीज़ का अपन पता करने के लिए एक स्टेप और इसमें काम करना है, और वो काम क्या करना है? वो उद्देश्य फलन का और इस न्यूनतम मान से एक असमीका बनेगी जिसको अर्धतल कहते हैं। समीका को समीकरण में कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट निकालेंगे, इसके अंदर ड्रॉ करेंगे, और वो अगर इसके अनबाउंडेड एरिया के अंदर चली जाएगी या इसको काटती हुई जाएगी, उसका हल क्षेत्र और ये अनबाउंडेड एरिया का हल क्षेत्र कहीं ना कहीं उभयनिष्ठ आएगा। तो ये 380 इस प्रश्न का न्यूनतम मान नहीं है। अगर वो इससे बाहर कहीं से पास हो रही है तो उस केस में उसका हल क्षेत्र और इसका हल क्षेत्र उभयनिष्ठ नहीं है, इसका मतलब यही उसका न्यूनतम मान होगा। तो अपन देखते हैं इस प्रश्न में आगे। अपन इसको चेक करने के लिए जो उद्देश्य फलन है वो लिखेंगे 50x + 70y 380। अब प्रश्न पे ध्यान देना, न्यूनतम मान है क्या है? तो ग्रेटर देन का साइन ने आके क्या आएगा? लेस देन, इक्वल्स टू नहीं आएगा, लेस देन का साइन आएगा। इसको हल करेंगे 1 0 एक असमीका से, असमीका में 10 का भाग लगा दो, अपन ने ऐसे सीधे ही काट दिए इसको। ये आ गई असमीका। अब इसको समीकरण में कन्वर्ट करेंगे, समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलने पर ये 5x + 7y
बराबर 38। इसको मिटा देते हैं। इसके अंदर 5x + 7y बराबर 38 में पॉइंट निकालेंगे। x y, y 0 रख दो, y 0 रखेंगे तो ये y हो जाएगा, 0 हो जाएगा टोटल। 5x बराबर 38, x बराबर 38/5, 38/5, ये 0 रखेंगे x का मान तो ये 0 हो जाएगा। 7y बराबर 38, y बराबर 38/7। अब इन दो बिंदुओं को लेके इस पे ड्रॉ करेंगे अपन। अब ड्रॉ करेंगे तो पहला पॉइंट देखें 38/5 और y का मान है 0। 38/5 का मतलब 5 का अगर 38 में भाग देंगे तो 7 बार तो पूरा पूरा भाग जाएगा। 7 प्लस ये पॉइंट है, इसका ध्यान रखना है। 7 प्लस पॉइंट है तो ये 4 है, ये 10, इन दोनों के बीच में आएगा कहीं 7, तो मैंने यहाँ मान लिया ये 38/5, 0 ये पॉइंट है वो यहाँ पे। दूसरे वाले में x 0 है और y का मान 38/7 है। 38 में 7 का भाग देंगे, 7 पंजे 35, कुछ ज़्यादा है, तो 5 प्लस समथिंग ये पॉइंट आएगा, ये 0 है। अब इसमें ये देखना है कि ये पॉइंट तो है 5 आ रहा है अपने, 5 प्लस का मतलब 5 से बड़ा होगा, तो 5 से ये तो 5 है ही, तो इससे बड़ा होगा। इसका मतलब कहने का मतलब है इन दोनों के कहीं बीच में नहीं तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं वो पॉइंट आएगा और उसका नाम अपन दे देते हैं 0, 38/7। अब इन दोनों से यहाँ साइन कौन सा है, लेस देन का है, इक्वल्स टू कहीं नहीं है, तो डॉटेड लाइन से इस लाइन को अपन ड्रॉ करेंगे। मतलब ये यहाँ से जाएगी, ये लाइन है। कौन सी लाइन है ये 5x 7y लेस देन 38 वाली। अब यहाँ एक समस्या आ रही है कि ये इस पॉइंट के या नीचे या इस पॉइंट के ऊपर लाइन से इस अनबाउंडेड एरिया और लाइन का कोई संबंध नहीं है, लाइन बिल्कुल ही बाहर है। अब ये तो लाइन अपन ने यहाँ बनाई है और इस पॉइंट से पास होती हुई बना दी मैंने। अब ये पॉइंट तो पता नहीं है ना लाइन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, लेकिन ये लाइन हो सके ये लाइन इसको काटती हुई ऐसे आ जाए, ये इस पॉइंट के नीचे से आ जाए, या ये लाइन इस पॉइंट के ऊपर से ही जाए। इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा छोटा सा अपन एक काम और कर लेते हैं कि इस लाइन में ये 2-4 जो पॉइंट है, अगर ये लाइन इस लाइन पे अगर ये पॉइंट 2,4 है तो ये रख के देख लेते हैं। अगर संतुष्ट कर जाएगा तो अपन को ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये लाइन इस पॉइंट से ही जा रही है। हो सकता है इस पॉइंट से ऊपर से निकल रही हो, नीचे से भी निकल रही हो, तो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ये लाइन कौन सी है, ये इसमें इसका मान रखे देखेंगे तो ये जो पॉइंट है वो रखेंगे इसमें, इस लाइन में 5x + 7y, और ये समीकरण में बदल दिया मैंने। इसमें एक x का मान x बराबर 2 है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से ये पॉइंट उठा के x बराबर 2 इसके अंदर रखूँ, तो ये जब इसके अंदर रखा जाएगा तो 5 × 2 + 7y बराबर 38। इसका एक तरीका तो ये y का निकाल लो, y का यही 4 आ जाएगा, तो ये इसी पे पॉइंट, या दोनों ही पॉइंट ये रख दो अगर ये संतुष्ट कर जाए। यहाँ 2 रखा तो यहाँ 4 रख देते, 7 × 4 = 28 और ये 10 38 हो रहे हैं यहाँ, इसी से वही आएगा। तो यहाँ रखेंगे तो ये 10 + 7y बराबर 38। 7y 38 - 10, ये नीचे इधर चला जाएगा, तो 7y बराबर ये 28, ये हो जाएगा y बराबर 28/7 बराबर 4, वही पॉइंट आ गया 4। इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि ये जो
अर्धतल है वो 2,4 से गुजर रहा है, ये पास हो रहा है। अब यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपन इससे आगे। अब अपन ये देखेंगे कि इसका हल क्षेत्र किस तरफ है, किसका। ये लाइन इसमें अर्धतल खींचा है अपन ने, तो ये जो पॉइंट है इसके अंदर अगर 0 0 रखे देखोगे आप तो सीधा सा पता चल रहा है कि 0 0 लेस देन इक्वल्स टू 38। 0 38 से छोटा है मतलब 0 मूल बिंदु इसके हल क्षेत्र में शामिल होगा, तो इसका हल क्षेत्र तो इस तरफ आएगा, नीचे की तरफ। और जब नीचे की तरफ इसका हल क्षेत्र आ रहा है तो इससे इसका कोई मतलब नहीं है। अब रही बात इस हल क्षेत्र में जो अनबाउंडेड एरिया है उसमें भी 2 और 4 ये पॉइंट है, और इस लाइन पे भी ये पॉइंट 2 और 4 है। इस बात को क्लियर यहाँ से कर लेते हैं अपन कि जो डॉटेड लाइन होती है उसका जो कोई पॉइंट भी ऊपर है तो वो उसके हल क्षेत्र में शामिल, मतलब कहने का मतलब इस लाइन का हल क्षेत्र नीचे की तरफ होगा, लेकिन इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो इसके हल क्षेत्र में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें इक्वल्स टू का साइन इसके बराबर में नहीं है। जो समीकरण थी ना उसमें यहाँ इसका जो मान आ रहा था वो लेस देन आ रहा था, इसलिए ये अब कहने का मतलब है कि अनबाउंडेड एरिया के अंदर जो अपन ने लाइन खींची अर्धतल, उसका और इसका उभयनिष्ठ एरिया नहीं है, और उभयनिष्ठ नहीं है तो इस जो क्वेश्चन में जो जेड का न्यूनतम मान वही होगा जो पहले था, कोई चेंजिंग नहीं है। जेड का न्यूनतम मान 380 ही होगा। अब आ जाते हैं 380 जेड का जो न्यूनतम मान आया था वो किस पॉइंट पे आया था, इस पे आया था, इस पे आया था, इस पे आया था, वो इस पे आया था, बी बराबर इस पॉइंट पे आया था, वो इस पॉइंट पे आया था। तो इस पॉइंट पे x का मान तो 2 है, y का मान, तो इसका मतलब क्या हो गया, भोज्य जो फर्स्ट था जिसको अपन ने x kg माना था, तो x का मान 2 हो गया, तो ये 2 kg हो गया इसका मान। और भोज्य सेकंड जो था इस प्रश्न में, सेकंड, उसको y kg अपन ने माना था, x बराबर यहाँ ऐसे लिख दो इसको x kg, और यहाँ ये हो जाएगा y kg, और y का मान कितना हो गया यहाँ पे 4 kg आ रहा है। इसका मतलब वो डाइटिशियन क्या करेगा, एक भोज्य फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में 2 kg लेगा और सेकंड में 4 kg लेगा, उनके अंदर विटामिन ए और सी की जो टेबल में दी गई थी अपने पास में मात्रा 2 और 1 और 1 और 2 इसमें मिलाएगा, तो विटामिन ए की मात्रा कम से कम 8 मात्रक से कम नहीं होनी चाहिए, और बी की, तो इसके अंदर जो टोटल इस मटेरियल को लेके वो बनाएगा तो उसका टोटल जो खर्चा आएगा उसमें वो इतना आएगा 380 रुपये। ये इसका न्यूनतम लागत आ जाएगी भोज्य पदार्थ बनाने में। तो एक प्रॉब्लम तो ये थी अपने पास। इसके बाद में एक प्रॉब्लम अपन और लेते हैं इसकी, और उसके बाद में इस चैप्टर, ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में 4 टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे। एक टाइप का क्वेश्चन अपन ने पहले देख चुके हैं अपन, वो था बाउंडेड एरिया वाला। 2 नंबर क्वेश्चन अपन ने अनबाउंडेड एरिया का देख लिया। ये क्वेश्चन था थ्योरी आएगी इसमें, उसको अपन ने समीकरण में कन्वर्ट, असमीकरणों में कन्वर्ट करना है, गणितीय रूपांतरण ग्राफ बना के इसका हल निकालेंगे। एक समस्या है अब परिवहन संबंधी, लास्ट, वो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, उसमें भी आपको ये ऑब्जेक्ट फंक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें निकालनी है। वो क्वेश्चन इस टाइप का है, उसको अपन मान लिया कोई एक 2 कारखाने हैं जो उनकी जो भी मटेरियल वो बनाते हैं, नट बना दिया, बोल्ट बना रहे हैं या कोई बड़ी मशीनें बना रहे हैं, 2 कारखाने से कुछ न कुछ चीज़ें बन रही है और उनकी एक अपनी लिमिटेशन है।
लिमिटेशन क्या है कि वो महीने में, 15 दिन में या 7 दिन में जो भी बनाएगी उनकी मात्रा फिक्स है, क्योंकि मशीनों का चलने का टाइम फिक्स है। तो P और Q मान लिया 2 कारखाने हैं और उनसे साप्ताहिक कोई न कोई आइटम बन रहा है। आइटम बन के जाएगा क्या, वो डिपो में जाएगा। 3 डिपो है, उन 3 डिपो की अपनी अपनी डायग्राम बना देते हैं, उसके बाद में आपको थोड़ा सा समझने में इजी होगा। इस प्रश्न में मैं ले रहा हूँ, ये मेरा कारखाना है, इसका नाम दे दिया मैंने P। ये इधर भी एक कोई कारखाना है, उसका नाम दे दिया मैंने Q। साप्ताहिक इस कारखाने में मशीन बनती है, बोल्ट बनता है, कोई भी चीज़ बनती है, इसकी क्षमता है ये 8 बना दे सकता है, इसकी क्षमता है ये 6 बनाता है। यहाँ से माल, दोनों से माल बन रहा है, दोनों में ये परिवहन संबंधी समस्या है। दोनों का माल डिपो में जाता है, कितने डिपो में जाता है, 3 डिपो में जाता है। वो 3 डिपो यहाँ बना दिया मैंने, एक तो डिपो हो गया ये, एक डिपो हो गया ये, एक डिपो हो गया ये। इन 3 डिपो की भी अपनी क्षमताएं हैं। इस डिपो के अंदर, इस डिपो को A नाम दे दिया, इस डिपो को B नाम दे दिया, इस डिपो को C नाम दे दिया। इसमें जो भी मशीनें आ रही है, उस डिपो की क्षमता ये 5 मशीनों को रख सकता है, ये भी 5 को रख सकता है, ये 4 को रखेगा। ये 2 कारखाने, ये 3 डिपो, साप्ताहिक माल बन के इनमें जाना है। तो किस तरीके से इस कारखाने का बना हुआ माल किस तरीके से इन 3 डिपो में भेजे, और इस कारखाने का बना हुआ माल भी इन्हीं 3 डिपो में आना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करें। भाई यहाँ से अपन ने कोई ट्रक भेजा, अब वो ट्रक जाएगा इस कारखाने में 8 आइटम लेके चला गया, 8 जाएगा, इसको तो जरूरत ही नहीं है, ये तो कह रहा है मेरे को तो 3 चाहिए, तो 5 वापस लाएगा, वापस या तो यहाँ लाएगा या यहाँ जाएगा। ये कह रहा है मेरे पास भी जगह नहीं है रखने की, तो यहाँ जाएगा। और ये आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, 8 और 6 14, 5 5 10 और 4 14। इसका मतलब है कि इन दोनों कारखानों का जो माल बन रहा है वो तीनों डिपो के अंदर तो 100% जाना ही है, लेकिन कितना कितना जाना है वो बंटवारा कैसे करें। यहाँ से ट्रक भरा, यहाँ गया, यहाँ 2 उतार दिए, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। मतलब इसका जो परिवहन का जो मैकेनिज्म है वो किस प्रकार से एडजस्ट करें कि परिवहन का व्यय न्यूनतम आए। गाड़ी जा रही है, वापस आ रही है, डीजल का खर्चा, डीजल तो जल रहा है, तो ऐसा करे कि कम से कम डीजल जले और ये सारा मान साप्ताहिक रूप से इन कारखानों में सप्लाई कर दिया जाए। तो अपन क्या करेंगे कि इससे जो इसमें के अंदर जा रहा है उसको मान लिया x, इससे इसके अंदर जा रहा है उसको मान लिया y। अब इसको ध्यान से देखना, 8 में से x इधर गया, 8 में से y इधर गया, तो x y तो 8 में से पहले ही जा चुका है, बचा हुआ माल इधर जाएगा, तो कितना जाएगा, x y पहले इधर चले गए, तो ये 8 में से x कम हो गए, 8 में से y कम हो गए, तो इधर कितना जाएगा, इधर जो शेष बचा हुआ जाएगा 8 माइनस x माइनस y इधर जाएगा। अब इधर से जाएगा इसके अंदर, अब बोलो कितना जाएगा, इसकी क्षमता 5 है, x इसमें आ चुका है, तो इधर से कितना आएगा, 5 माइनस x आएगा, क्योंकि 5 इसकी क्षमता है, x का मान यहाँ 1 है, तो 1 आ गया, तो 5 इसमें रखने की जगह तो 4 इधर से आएगा ना, 1 यहाँ रख देंगे, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। अब इधर से इसमें आएगा, y इधर से आ चुका है, क्षमता 5 है इसकी, इधर से कितना आएगा, वही चीज़ 5 में से y घटा दो, 5 माइनस y इधर से आ जाएगा। अब रही बात इसमें कितना आएगा, 6 में से ये इधर चला गया 5 माइनस x, 6 में से ही 5 माइनस y इधर गया,
तो इधर शेष रहा वही आएगा। 6 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देते हैं, 6 माइनस इन दोनों को जोड़ दो, 5 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस वाई, ये सामान इधर से जाएगा ऐसे। क्लियर यहाँ तक? अब इसकी थ्योरी है वो इस प्रकार की, 2 कारखाने हैं पी क्यू, इसकी क्षमता है 8 और इसकी है 6, 3 गोडाउन है ए बी और सी, इसकी क्षमता है 5, इसकी क्षमता है 5 और इसकी क्षमता है 4, इसकी क्षमता है 4। ये क्वेश्चन है, 2 कारखाने हैं, 3 गोदाम है, इसकी यही लैंग्वेज है। अब परिवहन में कितना खर्चा आएगा, तो इसमें एक छोटी सी टेबल और बनेगी, उस टेबल को यहीं बना देते हैं, फिर इस क्वेश्चन को वापस स्टार्ट करेंगे, या यहाँ बना लेते हैं, छोटी है टेबल। अब यहाँ क्या करेंगे, पी कारखाना इधर, क्यू कारखाना इधर, ए डिपो, बी डिपो, सी डिपो, इसमें जो अपने पास में है उसके अंदर पी कारखाने से ए डिपो में जाने का जो खर्चा आ रहा है वो एक जो आइटम यहाँ से वहाँ जा रहा है उसका 60 रुपये का खर्चा है, दूसरे वाले का 100 का खर्चा है, तीसरे वाले का 150 का खर्चा है, और इसका खर्चा 100 का है, इसका 120 का है और इसका भी 100 का है। ये अपने पास में एक टेबल है। ये संपूर्ण क्वेश्चन है अभी तक, ये इसकी लैंग्वेज है। इसका सॉल्यूशन अब होगा। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ लिमिटेशन पे आ जाते हैं। भाई यहाँ जो आइटम जा रहा है या तो जाएगा या नहीं जाएगा, तो x का मान 0 हो सकता है या 0 से बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा। तो इसकी जो लिमिटेशन है पहले वो लिख लेते हैं। नंबर 1, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नंबर 2, दोनों का मान आ गया। इसका नेगेटिव तो किसी का होगा ही नहीं भाई, या तो कोई ना कोई आइटम जाएगा या जाएगा नहीं, 0 होगा मान, ऋणात्मक कोई नहीं होगा। तो दूसरा है 8 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। इसका हल करेंगे तो -1 से इसको गुणा कर दो, 8 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू, माइनस की गुणा करते ही इसका साइन पलट जाएगा, ये लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और -1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये -8 प्लस एक्स प्लस वाई लेस देन 0, एक्स प्लस वाई लेस देन, दोनों तरफ 8 जोड़ देते हैं तो इधर तो -8 और +8 0, इधर 8 जुड़ जाएंगे। इसको मैं दे दूं समीकरण नंबर 1 नाम, ये आ गई। इसी प्रकार यहाँ इसका मान भी नेगेटिव नहीं होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, -1 से गुणा कर दो, -5 प्लस एक्स लेस देन 0, एक्स बराबर लेस देन 5 जोड़ दो दोनों तरफ, ये हट जाएगा, इधर जुड़ जाएगा, x लेस देन 5। इसका नाम हो जाएगा समीकरण नंबर 2। इस पे आ जाइए, 5 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, -1 से गुणा कर दो, -1 प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0, साइन चेंज हो जाएगा -1 से गुणा होते ही, y प्लस 5 जोड़ दो दोनों तरफ, लेस देन 5। इसका मान समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब समीकरण 3 इसका हो गया। ये समीकरण 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब अपन बात करते हैं इस लास्ट समीकरण की। इसको लिखेंगे 6 -1 से अंदर गुणा कर देते हैं, -5 प्लस एक्स -5 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों एक साथ लिख देते हैं, x प्लस वाई, और ये -10 और -6, ये -x प्लस वाई, ये कितने हो गए -4। अब इसके अंदर भी अपन क्या करें, +4 दोनों तरफ जोड़ दें, इधर हट जाएगा, ये समीकरण नंबर आ गई 4। अब इनसे इसको अपन हटा सकते हैं, इसका मान यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ से इधर माल जाता है तो 160 रुपये लगते हैं,
P से B में जाता है, P से B में जाता है तो 100 रुपये लगते हैं। P से C में जाता है, P से C में जा रहा है तो इसमें कितना लग रहा है, 150 रुपये लग रहे हैं। B Q से A में जा रहा है तो 100 रुपये लग रहे हैं, Q से A में 100 रुपये लग रहे हैं, Q से B में 120 रुपये लग रहे हैं और Q से C में 100 रुपये लग रहे हैं। इस टेबल की भी अब जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं क्योंकि ये मान को अपन ने यहाँ पे लिख लिया है। कुछ लंबा हो रहा है तो आप ऐसे कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, बाहर घूमिए, टहलिए और चाय पानी पीजिए और इस काम में एक और अच्छा आप काम कर सकते हैं, इसको शेयर भी कर सकते हैं ताकि हो सकता है आपके पास सूचना आ रही है और आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका ही कोई साथी इस समय कहीं दूर गांव या ढानी के अंदर बैठा हुआ है, उसके पास ये पहुंचने का जरिया आप हैं और आप इसको शेयर करके उनका भी सहयोग कर सकते हैं और उसके बाद में वापस इसको शुरू करके आप देख सकते हैं। अब इसका गणितीय रूपांतरण करने से पहले मैं एक यहाँ लंबा काम है थोड़ा वो कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें इसके व्यवरोध मैंने निकाल लिए हैं, 1 2 3 4 तक आ गए हैं, ये 2 काम में आ जाएंगे, लेकिन इसका अभी तक ऑब्जेक्ट फंक्शन नहीं आया। ऑब्जेक्ट फंक्शन निकालने के लिए इसका संपूर्ण लागत क्या आएगी, इसमें संपूर्ण लागत का मतलब है कि ये P डिपो से A B C में जाए टोटल खर्चा, Q से A B और C में जाए टोटल, सबको जोड़ देंगे तो वो आएगा संपूर्ण। उसको अपन लिखेंगे Z से, किससे लिखेंगे, Z से। इसको अपन कहेंगे कुल लागत, कुल लागत। कुल लागत या आइटम ए गया, इतना एक का खर्चा है, इसको गुणा कर देते हैं, 160x प्लस 100y, ये 100y प्लस 100 इंटू ये, मतलब 150 इंटू ये, 150 इंटू 8 माइनस x माइनस वाई। उसी प्रकार वो प्लस 100 इंटू 5 माइनस x प्लस ये भी 120 इंटू 5 माइनस वाई प्लस ये 100 इंटू ये 100 इंटू इसको करेंगे 6, इसको अपन अगला कोष्ठक में ले लेते हैं, ये छोटा कोष्ठक में हो जाएगा 5 माइनस एक्स प्लस 5 वाई। इसको अपन थोड़ा सा हल कर लेते हैं। जेड ये इधर से आ रहा है क्या, इधर कर देना इसको थोड़ा। जेड बराबर इसको गुणा कर दिया 160x और ये हो गया 100y। इसको गुणा करेंगे इससे, किसको 8 से गुणा करें 0, 40 के 4, 8 4 12, ये 1200 हो जाएंगे। इसको गुणा करूँगा माइनस 150x माइनस 150y। इसको इससे गुणा करूँगा प्लस 500 माइनस 100x। इसको इससे गुणा करूँगा प्लस ये 0 10 1 और ये 600 हो जाएंगे माइनस 120y। इसको गुणा करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, ये इसको गुणा करूँगा तो ये 600 हो जाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा इस स्टेप में थोड़ा इसको पहले हल कर लेते हैं। इसको हल इस तरीके से करेंगे, 6 को तो 100 को बाहर रख देते हैं और अंदर वाले को हल कर लेते हैं। 6 माइनस 5 प्लस एक्स माइनस 5 प्लस वाई, ये हल हो जाएगा। इन दोनों को एक साइड लिख देते हैं, ये 10 और माइनस 4 हो जाएंगे ये। तो इसको अपन टोटली क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख रहा हूँ वापस। ये हो गया x प्लस वाई और माइनस के 4। इसको काम में लेंगे अपन।
ये यहाँ इसको गुणा कर देते हैं, एक बार और लिख देते हैं 160x 100y 1200 150x 150y प्लस 500 और 500 के बाद में माइनस 100x 600 120y और यहाँ से अब गुणा कर देते हैं इसके प्लस 100x प्लस के 100y और माइनस के 400। अब ये आने के बाद में अब इसको हटा देते हैं, अब इसका कोई काम है नहीं अब, क्योंकि ये काम में उद्देश्य फलन में ही लेना था इसको। अब इसको थोड़ा सा x को एक साइड लिखेंगे और y को, ये देखो सबसे पहले ये 60x गुणा कर दिया इसको मैंने, यहाँ 60x लिख लिया, x की वैल्यू वापस आ रही है ये, इस पे गुणा कर दिया माइनस 150x, y ये x की वैल्यू है माइनस के 100x, y ये x की वैल्यू एक और आ रही है प्लस के 100x। अब y के मान लिखेंगे, y के मान कितने हो गए 100y, इसको यहाँ से हटा देते हैं, माइनस के 150y इसको यहाँ से हटा देते हैं, माइनस के 120y इसको यहाँ से हटा देते हैं और प्लस के 100y इसको यहाँ से। अब कांस्टेंट वैल्यू क्या है, इधर है 1200, इसको यहाँ से हटा दिया, इधर है 500, इधर है 500, 500 इसको यहाँ से हटा दिया 500 को, ये 600 इसको हटा दिया और लास्ट में माइनस 400। ये थोड़ा लंबा है। अब अपन इन एक हो जाएगा, ये माइनस 100 प्लस 100 ये हटा दिया, 160 में से 150 माइनस के हटेंगे तो यहाँ जो z का मान आएगा वो 10x आएगा, ये पूरा ही हट गया। इधर देखेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, यहाँ 200 प्लस के और 270 माइनस के, तो प्लस माइनस तो माइनस के 70y आएगा, ये पूरा हट गया। 1200 और 500 17 और 600 2300 में से 400 माइनस के हट जाएंगे तो प्लस के बचेंगे 1900। अब इसमें ऑब्जेक्ट में भी अपन क्या करेंगे, 10 सब में कॉमन आ रहा है तो ले लो बाहर, x माइनस 7y प्लस 190, ये अपना है उद्देश्य फलन इस क्वेश्चन का, उद्देश्य फलन। अब इन सारी चीज़ों को यहाँ से हटा देते हैं। अब अपन बनाएंगे इनमें ग्राफ, मान निकालेंगे। अब टोटली इस क्वेश्चन का अभी तक गणितीय रूपांतरण हुआ है, जो थ्योरी थी अपने पास में उसका गणितीय रूपांतरण हुआ है। अब प्रोसेस क्वेश्चन का अब स्टार्ट होगा, गणितीय नंबर 1 इक्वेशन कौन सी है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू a। नंबर 2 है x लेस देन 5 इक्वल्स टू। नंबर 3 है y लेस देन इक्वल्स टू 5। नंबर 4 है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ये तो सारी, और एक यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये सारे के सारे व्यवरोध है इस क्वेश्चन के, जो अपन ने इस पूरे थ्योरी से निकाले हैं। उद्देश्य फलन आपका अभी अभी निकाला है हमने, ये है x माइनस 7y प्लस 190, ये उसका ऑब्जेक्ट है।
इसका न्यूनतम करना है इस चीज़ को। अब अपन पॉइंट फाउंड आउट इसको हटा देते हैं सारे को, अब इसका कोई मतलब रह नहीं जाता यहाँ पे, क्योंकि अपन इसका गणितीय रूपांतरण अपन ने यहाँ लिख लिया है। ये सारी चीज़ मिटा देते हैं हम। क्वेश्चन लंबा है, आपको पेन और कॉपी लेके ही बैठना है साथ, और जैसे जैसे वैसे नोट करते जाए तो अच्छा रहेगा। नंबर 2, अब इन समीकरणों को समीकरण में बदलेंगे। समीकरण को समीकरण में बदलने पर पहली ये समीकरण है x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 8, x प्लस वाई बराबर 8। इसका हल भी साथ ही निकाल लेते हैं। y 0 तो 8 और x 0 तो ये 8। नंबर 2 ये होगी y लेस देन 5, y बराबर 5। पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, एक ही बिंदु है, तो y बराबर 5 x के समांतर रेखा होगी। नंबर अपन इसको ले लिया पहले, इसको बाद में ले लेते हैं, एक ही बात है। x बराबर 5, ये भी x बराबर 5 पे y x के समांतर रेखा होगी। नंबर ये आएगी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, x प्लस वाई बराबर 4। इसका हल निकाल लेंगे, इसका 0 तो इसका 4, और इसका 0 तो इसका वैल्यू आ जाएगी 4। इनका निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ ये 0 0 है मूल बिंदु, x ये x डैश, y डैश। अब इन ध्यान से इन चीज़ों को ड्रॉ, पहले इसको कर x 8 y 0, यहाँ कहीं बिंदु आएगा, मान लिया यही है 8, 0। नंबर 2 है x 0 और y 8, ऊपर की तरफ यहाँ बिंदु आएगा 0 8, और इस लाइन को भी अपन इसी के साथ ही ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, तो ये लाइन हो जाएगी अपने पास। इसकी समीकरण भी लिख लेते हैं, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 8। नंबर 2 y बराबर 5, ये 8 है, या y 5 कहीं बीच में आएगा, और x ये y बराबर 5 है, जो x के समांतर रेखा है। मान लिया ये रेखा ये है, इसका मान है y लेस देन इक्वल्स टू 5। नंबर 2 x बराबर 5, या 8 है या 5 है, या कहीं बीच में होगा ये, और इसको अपन बीच में इसका मान यहाँ कहीं लिखे, जैसे ये 8 और 5 इसके नज़दीक होगा। लेस देन इक्वल्स टू 5। इस पे आ जाते हैं, x बराबर 4, y बराबर 0। अब ये 5 है तो ये 4 कहीं इससे अंदर होगा पॉइंट 4, 0, और y पे x 0, y पे 4, ये पॉइंट 5 था तो इससे नीचे होगा कहीं बिंदु ये, और इसका मान होगा 0 4। इस लाइन को अगर ड्रॉ करेंगे यहाँ से, सॉरी ये इधर से जाएगी, ये इधर से पास होगी ऐसा। इसकी समीकरण है अपने पास में ये x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अब इन सारी रेखाओं का हल क्षेत्र देखेंगे, और ये 2 बिंदु भी अपने पास में आ रहे हैं, प्रतिच्छेद बिंदु आ रहे हैं, ये भी निकालना है। ये बिंदु पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो पहले इनका हल क्षेत्र के बाद में जो उसके क्षेत्र में आएंगे उन्हीं का ही निकालना।
तो अपन क्या करेंगे, अब छोटा सा एक काम और करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहली असमी का ये है x + y > 8। इसमें मूल बिंदु 0 0 रखने पर 0 + 0 < 8, ये क्या है, 0 8 से छोटा है, सही है। ये रेखा कौन सी है, ये है, 8 से छोटा है, इसका मतलब मूल बिंदु इसके हल क्षेत्र में शामिल होगा, और शामिल होगा तो इस रेखा से मूल बिंदु किधर है, इस तरफ है या इस तरफ है, इस तरफ है, तो इसका हल क्षेत्र ये इधर नीचे की तरफ आएगा। नंबर 2 आ जाओ। नंबर 2 पे ये है x < 5। अब x < 5 कौन सी रेखा है, ये मूल बिंदु से पास नहीं हो रही है, तो इसमें भी मूल बिंदु रख दो। मूल बिंदु 0 0 रखने पर 0 < 5, 0 5 से छोटा है, ये भी सही था, ये भी सही है। इसका मतलब इसका हल क्षेत्र में मूल बिंदु शामिल होगा, इसका हल क्षेत्र इस तरफ आएगा। कौन सी, x वाली है ना, हाँ यही है। अब आगे आ रही है y वाली, y < 5। इसमें भी मूल बिंदु 0 0 रखने पर इसमें रखूँगा तो 0 < 5, ये भी सही है, सही है। इसका मतलब ये रेखा है y = 5, मूल बिंदु नीचे है तो इस नीचे की तरफ होगा इसका हल क्षेत्र। ये होगा। अब आ जाते हैं इस पे x + y > 4। इसमें मूल बिंदु 0 0 रखने पर 0 + 0 0 > 4, ये गलत है। 0 4 से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, इसका मतलब अब ये रेखा कौन सी है, रेखा ये है। 0 इसमें संतुष्ट नहीं कर रहा है तो इसका हल क्षेत्र में 0 शामिल नहीं होगा, शामिल नहीं होगा तो 0 तो नीचे है, इसका मतलब इसका हल क्षेत्र ऊपर होगा, मूल बिंदु से परे होगा, ये इसका हल क्षेत्र होगा, इस टाइप का। अब 2 चीज़ अपने पास में और आ रही है नीचे, इसमें एक तो आ रहा है x < 0, एक y < 0। मूल बिंदु इन दोनों में ही रखे हैं तो ये तो मूल बिंदु से ही पास हो रही है, x अक्ष ही है तो मूल बिंदु से पता नहीं चलेगा इनका। अब x 0 से बड़ा है तो यहाँ से कोई रेखा है, जैसे ये ऊपर का पॉइंट रखेंगे तो y संतुष्ट करेगा। इसका मतलब इसका मैं तो डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, इसका हल क्षेत्र इस तरफ होगा, इसका हल क्षेत्र इस तरफ होगा। अब कॉमन एरिया क्या आया इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना इसको। इसका हल क्षेत्र इस तरफ है, इसका हल क्षेत्र ऊपर की तरफ है, इस लाइन का हल क्षेत्र नीचे है, इस लाइन का हल क्षेत्र ऊपर आ ही गया है, इस लाइन का हल क्षेत्र इधर है, इस लाइन का हल क्षेत्र इधर है, इस लाइन का हल क्षेत्र इधर है। तो अपने पास में आया क्या, अपने पास में यह आया कि इस लाइन में जो अपने पास में लाइन यह आ रहा है, कॉमन एरिया इसका यह आ रहा है, ये कॉमन एरिया आ रहा है। अब कॉमन एरिया में देख लो, इसका पॉइंट पता है, इसका पॉइंट पता है, ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट भी निकालना है, ये पॉइंट ये 4 से जा रहा है तो ये 5 से जा रहा है, ये पॉइंट भी अपने को पता है 0 5 है। 2 बिंदु निकालने हैं अब इसमें। इन 2 बिंदुओं के लिए अब इसको मिटा देता हूँ। इस बिंदु के लिए ये और ये रेखा काम में आएगी। ये क्या है, x + y = 8। अपन रेखा ही ले रहे हैं इसको। इसका मान कितना है, ये x = 5 है, x = 5। ये 5 इसके अंदर रख दूं, 5 + y, y = 8 - 5 = 3।
y का मान आ जाएगा 3 और x का मान कितना था 5। तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा, ये x का मान तो है 5 और y का मान है 3। इस पॉइंट का वैल्यू आ गई। अब आ जाइए इस पॉइंट पे। इस पे एक तो यही रेखा काम आ रही है, लेकिन इसमें y बराबर ये आ रहा है, x प्लस वाई बराबर 8 और y बराबर इसमें 5 है। y की जगह रख दो 5, x बराबर 8 माइनस 3 सॉरी 5, x का मान वहाँ y का 3 आया ना, x का 5 यहाँ इसका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, x बराबर 3 और y बराबर 5। ये पॉइंट है, ये है x बराबर 3 और y बराबर 5। अब सारे बिंदु निकल गए, इनका नाम दे देते हैं। सिंपल सा नाम देते हैं अपन, A B C D E F और वापिस A। अब ये वैल्यू निकाल ली, इसको हटा देते हैं। परिबद्ध क्षेत्र, परिबद्ध सुसंगत क्षेत्र कह दो या क्षेत्र कह दो, A B C D E, A B C D E F और A के कोणीय बिंदु A कितना है 4,0, B कितना है 5,0, C अभी निकाला है 5,3, D निकाला है अभी 3,5 और E निकला हुआ है अपने पास में 0,5 और F कितना है वो है 0,4 और वापस A आ गया। अब इसका न्यूनतम मान निकालना है, परिवहन खर्चा जो न्यूनतम आएगा, न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए टेबल बनाएंगे। कोणीय बिंदु, उद्देश्य फलन क्या था 10x माइनस 7y प्लस 190। पहला पॉइंट है A 4,0 है, दूसरा है B 5,0 है, तीसरा है C 5,3, चौथा है D कितना है 3,5, पाँचवा है E कितना होगा 0,5 आ रहा है नीचे तक, F कितना है 0,4। अब इस Z में जब मान रखेंगे तो 10, x का मान 4 रख दूँ, 4 माइनस 7 इंटू 0 प्लस 190, ये 0 हो गया, ये 4 इसमें जुड़ गए 194, 10 से गुणा हो जाएगा तो 194, 1940। ये Z होगा 10 बार 5 रख देते हैं, 5 माइनस 7 इंटू 0 प्लस 190, 5 जोड़ेंगे 195, 10 से गुणा होगा तो 1995, 10 50, ये कितना होगा 10, इसको रखेंगे तो 5 माइनस 7 इंटू 3 प्लस 190, 90 प्लस 5 195, 195 में से 21 घटा देते हैं, 195 में से 21 घटा देंगे तो 7 21 कितने आएंगे 65, 195 माइनस 21 कितने 64, 74, ठीक है 95, 7 21 घटा दिए तो 1740। Z बराबर हो गए 10, यहाँ 3 इंटू 7
इंटू 5 प्लस 190, 190 3, 193, 193 में 7 पंजे 35 घटा दो, 193 में 35 घटा देंगे तो 13 में से 8, 18 में से ये 8 में से 5, ये हो गया अपने पास में 15, 8 और 12 10 गुणा हो गया तो 1580। एक इसमें अगला पॉइंट रखेंगे, z बराबर 10, ये 0 हो गया, 7 इंटू 5 प्लस 190। अब 190 में से 7 पंजो 35 घटा देते हैं, अभी घटाया था ना, वो उसमें से घटाया था, 55 आएगा क्या, 5 और 8 5, ये 155 और 10 बार है तो 1550। एक पॉइंट और बचा है, वो ये है z बराबर 10 इंटू 0 माइनस 7 इंटू 4 प्लस 190 बराबर 7 चौक 28। 190 में से 28 घटा देते हैं, सॉरी 190 है, ये 28 घटा देंगे, 2 8 6 162, 30 90 62 162 और 10 बार। अब इस टोटल में 19 40 19 50 17 40 15 15 80 15 50 16 20, तो इनमें न्यूनतम मान आ रहा है, ये आ रहा है शायद 15, सबसे छोटा मान है 1550। अब तो 2 मिनट का ही है क्वेश्चन। अब इसमें इस परिवहन के अंदर जो कारखाना से डिपो में जो माल जा रहा है उसकी न्यूनतम लागत इस अपन पूरी टेबल से देखें तो ये आ रही है 1550 रुपये। ये 1550 रुपये जो न्यूनतम लागत है वो किस पॉइंट पे आ रही है, वो ई पॉइंट पे आ रही है, 05 पे, 05 पे आ रही है। इसका मतलब हो गया अपने पास में, अपन यहाँ पे अगर इसको लिखें, इसको हटा देते हैं यहाँ से, अगर इसको यहाँ से लिखें तो अपने पास में ये आएगा z का न्यूनतम मान, z का न्यूनतम मान 1550 रुपये, जो किस पॉइंट पे आ रहा है, जो बिंदु किस पे आ रहा है, ई पे आ रहा है। ये ई जो बिंदु है अपना 0,5 पे आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये x और y का मान है, ये तो भाई ये मान x का है, ये मान y का है। अब अपन ने वो एक चित्र बनाया था, उसके अंदर अपन ने ये देखा था कि x का मान इधर जा रहा है 0 और इधर जा रहा है 5, टोटल था 8, तो कितना जाएगा, मतलब P से जो माल जाएगा वो 0 और 5, टोटल P की जो वैल्यू है वो P के पास कितना है, P के पास इसमें लिख देते हैं ऐसे, 1 मिनट, P के पास 8 और Q के पास है 6 आइटम। अब P8 से जो सामान जाएगा वो A में जाएगा 0, B में जाएगा 5 और C में जाएगा, अब कितना जाएगा, 8 में से ये 5 हो गए, 5 घटाओ 8 में से तो इसमें जाएगा 3। कहने का मतलब ये माल कितना जा रहा है, 0 5 और 3 जा रहा है। अब Q में कितना था, 6। अब A में कितना जाएगा, क्योंकि इधर से 0 आया है तो उधर से कितना जाएगा, उसकी मान कितना था वहाँ पे, 5 था। अपने गोला बनाया ना ऐसे, इसकी 5 की भरपाई है, इसकी 5, ये इधर 8 और इधर 6, इधर से 0 आया तो टोटली इधर से आएगा तो 5 आएगा इसमें। B में इधर से कितना आ रहा है, 5 आ गया और 5 है तो इधर से 0 आएगा। और C में इधर से कितना आया, C में 3 आ गया, 4 आना है तो इधर से 1 आएगा तो 6 आ जाएंगे ना उधर से, तो ये टोटल हो जाएंगे 5 0 1। इसका मतलब ये हुआ
जो कारखाना ए 8 वस्तु बनाता है उसको 3 डिपो में इस तरीके से भेजेगा, ए डिपो में 0 भेजेगा, बी डिपो में 5 भेजेगा, सी डिपो में 3 भेजेगा, टोटल 8 हो जाएगी। अब कारखाना जो क्यू है वो 6 आइटम बनाता है, ए डिपो में 5 भेजेगा, बी डिपो में 0 भेजेगा और सी डिपो में 1 भेजेगा, 5 0 1 भेजेगा। तो इस तरीके से अगर माल उनमें भेजेगा तो उसका खर्चा न्यूनतम आएगा, और वो न्यूनतम खर्चा जो आ रहा है वो जेड का न्यूनतम मान कितना आ रहा है, 1550 रुपये, जो ये जेड का न्यूनतम मान है, ये इसका मान इसमें आएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, देखना आप अच्छी तरीके से, ऐसा समझ में आ ही जाएगा। थैंक यू।